हेलो फ्रेंड्स, हम लोग 10th क्लास की हिस्ट्री SCERT बुक से पढ़ रहे थे और इसका 3 चैप्टर तक हो चुका है। आज हम लोग चौथा चैप्टर पढ़ रहे हैं, इकाई 4 भारत में राष्ट्रवाद। इसका भी 2 पार्ट अपलोड करवा दिया गया है। ठीक है, आज हम लोग तीसरा पार्ट देखेंगे और उसमें हम लोग आज पढ़ने वाले थे रॉलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह। यहीं से पढ़ना था। हम लोग इस वीडियो सीरीज़ में लाइन बाय लाइन बुक को पढ़ते हैं ताकि एक भी लाइन हमसे ना छूटे, कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ हमसे हमारे नज़र से दूर ना रहे। चलिए देखते हैं रॉलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह। बढ़ती हुई क्रांतिकारी घटनाओं एवं असंतोष को हम लोग देख चुके थे कि देखिए आ गए थे महात्मा गांधी अभी तक, और महात्मा गांधी आकर यहाँ पे क्या कुछ रचनात्मक कार्य करने का सोच रहे थे। महात्मा गांधी कब आए थे? 1915 में। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 1919 के आसपास रॉलेट एक्ट, 1919 के आसपास नहीं, 1919 में ही रॉलेट एक्ट के बारे में भी हम लोग पढ़ रहे हैं और उसके विरोध में सत्याग्रह हुआ। उससे पहले आप लोग जानते होंगे कि चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह मतलब खेड़ा आंदोलन, अहमदाबाद में आंदोलन। ठीक है, इस तरह का बहुत सारा चीज़ महात्मा गांधी कर चुके थे। अब रॉलेट एक्ट की बारी थी। बढ़ती हुई क्रांतिकारी घटनाओं एवं असंतोष को दबाने के लिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की। समिति ने क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए निरोधात्मक एवं दंडात्मक दोनों प्रकार के विशेष विधेयकों का सुझाव दिया। समिति की अनुशंसा पर क्रांतिकारी एवं अराजकता अधिनियम को 21 मार्च 1919 को केंद्रीय विधान परिषद में पारित किया गया। तो रॉलेट एक्ट क्यों लगाया गया था, पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं। उससे पहले आप लोगों को पता होगा कि 1914 से लेकर 1918 तक क्या चल रहा था? प्रथम विश्व युद्ध। तो विश्व युद्ध के दौरान हो क्या रहा था कि उस समय तो आपातकाल लगा हुआ था, सब कोई शांति से था, कोई विरोध नहीं कर रहा था, कुछ नहीं कर रहा था। लेकिन 1918 में ख़त्म हो गया विश्व युद्ध। अब वहाँ पर जो चेम्सफोर्ड यानी कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो वहाँ के वाइसराय थे, उनको लगा कि अब तो यहाँ पर विरोध होना शुरू हो जाएगा बहुत तरह का, इसको इतना कौन मतलब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की और उसने बताया कि क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए। तो उसने बताया कि रॉलेट एक्ट लगा देते हैं। तो 21 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लगा दिया गया। ठीक है, लगाया नहीं गया, विधान परिषद में पारित कर दिया गया, यानी कि विधान परिषद में अब यह कानून बन गया। इस अधिनियम के अंतर्गत एक विशेष न्यायालय के गठन का प्रावधान था जिसके निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती थी। तो यानी कि एक विशेष, इसमें यह बताया गया कि एक न्यायालय बनेगा, एक विशेष प्रकार का न्यायालय बनेगा और उसमें एक बार उसमें फैसला सुना दिया गया तो उसका कहीं पर भी अपील नहीं किया जाएगा। मतलब उसके आगे जैसे आप हाई कोर्ट में अगर कुछ दिक्कत हो गया तो सुप्रीम कोर्ट चले जाइएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हुआ है तो हाई कोर्ट में चले जाइएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ से जो न्याय मिल गया सो मिल गया। अब यहाँ से जो भी फैसला ले लिया गया, अब आगे कहीं अपील नहीं किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को अमान्य साक्ष्य और बिना वारंट के भी गिरफ्तार किया जा सकता है। यानी कि अगर साक्ष्य नहीं भी है, कोई वारंट नहीं भी मिला है, फिर भी लोगों को मतलब किसी व्यक्ति पे शक है, संदेह है कि ये कुछ गड़बड़ कर सकता है तो उसको पकड़ के जेल में डाला जा सकता है, यानी गिरफ्तार किया जा सकता है। महात्मा गांधी सरीखे नेताओं ने इसे अनुचित स्वतंत्रता का हनन करने वाला तथा व्यक्ति के मूल अधिकारों की हत्या करने वाला बताया। इस रॉलेट एक्ट के विरोध के लिए गांधी जी की अध्यक्षता में एक सत्याग्रह सभा आयोजित की गई और गिरफ्तारियां भी दी गई। 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल आयोजित की गई। कई जगहों पर आंदोलन हिंसात्मक हो गया। विरोध की अंतिम परिणति 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड के रूप में हुआ। तो आप लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में तो खूब सुने होंगे। तो यह जो कानून था यह बहुत ही अनुचित बताया गया, स्वतंत्रता का हनन करने वाला बताया गया। इसके चलते एक हड़ताल भी आयोजित किया गया 6 अप्रैल को मतलब कि 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल किया गया इस आंदोलन के खिलाफ।
मतलब ये इस एक्ट के खिलाफ हड़ताल किया गया और लास्ट में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। तो अब हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड देख लेते हैं। इसमें 3 डेट याद रखने जैसा है कि 21 मार्च 1919 को लागू किया गया, 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल हुआ, इस हड़ताल का आयोजन किया गया, देशव्यापी हड़ताल हुआ, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो ये 3 डेट याद रखना, बाकी कहानी तो आपको पता चली गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड विश्व युद्ध जनित घटनाओं का प्रभाव पंजाब में विशेष रूप से परिलक्षित होने के कारण वहाँ का जनमानस आंदोलित था। 6 अप्रैल की देशव्यापी हड़ताल के बाद 9 अप्रैल 1919 को 2 स्थानीय नेताओं डॉक्टर सतपाल और किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। ये दोनों कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के स्वागत समिति के सदस्य भी थे। ये दोनों कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के स्वागत समिति के सदस्य भी थे। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, जहां जिला मजिस्ट्रेट जनरल ओडायर को बिना किसी चेतावनी के शांतिपूर्ण चल रही सभा पर गोलियां चलाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या कर दी। बहुत से लोग घायल भी हुए। जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद पंजाब में मार्शल लॉ लगाकर आतंक का माहौल कायम कर दिया गया। इस नरसंहार के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से त्यागपत्र दे दिया। गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने राष्ट्रीय आंदोलन में एक नई जान फूंक दी। तो क्या क्या हुआ पहले तो थोड़ा जान लेते हैं। विश्व युद्ध का जो प्रभाव था थोड़ा बहुत, मतलब कि सबसे ज़्यादा प्रभाव पंजाब के आसपास बहुत ज़्यादा पड़ा था, ठीक है। तो वहाँ के जो लोग थे वो पहले से ही मतलब कि आंदोलित रहा, मतलब वहाँ का लोग जो था वह पहले से ही आंदोलन में एक्टिव था। तो 6 अप्रैल को जो हड़ताल हुआ उसके बाद 9 अप्रैल 1919 को दो नेता था, सतपाल और सैफुद्दीन किचलू, ठीक है, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया, इसके कारण ही सब लोग जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल को उन दोनों को कैसे बचाया जाए या उनके गिरफ्तारी के विरोध में सब लोग मिलकर मतलब वहाँ पर एक जगह सार्वजनिक सभा बुलाया गया था जलियांवाला बाग में, ठीक है। वहाँ का जिला मजिस्ट्रेट कौन था? जनरल ओडायर। उसने किसी से कुछ नहीं पूछा, वहाँ पर कुछ दिमाग नहीं लगाया और जितने लोग मतलब क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्यों हो रहा है, कुछ नहीं सोचा, धड़ाधड़ गोलियां चला दी। 1000 लोग लगभग मर गए उसमें। और इस नरसंहार के बाद, जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद पंजाब में मार्शल लॉ का लगाकर आतंक का माहौल कायम कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद यह जो घटना हुई जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसमें कुछ लोगों ने इसका विरोध जताने के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे उन्होंने नाइट की उपाधि त्याग दी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जो थे शंकरन नायर, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया। यानी वायसराय की कार्यकारिणी परिषद यानी कि वायसराय का जो एक ग्रुप हो, मतलब कि वायसराय को हेल्प करने के लिए जो लोग और भी होते हैं, जैसे पीएम का कैबिनेट होता है, उस तरीके से आप ले सकते हैं। तो उसमें शंकरन नायर था, उसने भी उसने त्यागपत्र दे दिया। गांधी जी ने को जो कैसरे हिंद की उपाधि, जब वो आए थे दक्षिण अफ्रीका से, तो भारत आते ही उनको कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी, वो अभी वो वापस कर दिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने राष्ट्रीय आंदोलन में एक नई जान फूंक दी। तो इससे लोग जो थे देश के लोग वह बहुत ज़्यादा भड़क गए थे, तो राष्ट्रीय आंदोलन में एक नई जान फूंक दी गई। इसमें याद रखने वाला क्या बात है कि 6 अप्रैल को हुआ क्या चीज़? हड़ताल हुआ। 9 अप्रैल को डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, 1000 लोग लगभग मारे गए। मजिस्ट्रेट जनरल और डायर ने यह काम किया, मतलब लोगों को मारने का काम किया। उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि दे दी, ठीक है, ये याद रखना है। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से कौन इस्तीफा दिया? डॉक्टर शंकरन नायर। गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि त्याग दी। अब आता है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं। वो अभी 1919 में ही हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के खलीफा तुर्की की पराजय के फलस्वरूप ऑटोमन साम्राज्य को विघटित कर दिया गया था।
तुर्की के सुल्तान को अपने शेष प्रदेशों में भी अपनी सत्ता के प्रयोग से वंचित कर दिया गया था। तुर्की के सुल्तान को अपने शेष प्रदेशों में भी अपनी सत्ता के प्रयोग से वंचित कर दिया गया था। इसे मित्र राष्ट्रों द्वारा नियुक्त एक उच्चायोग के अधीन कर दिया गया था। चूँकि ऑटोमन साम्राज्य का शासक तुर्की का सुल्तान इस्लामिक संसार का खलीफा हुआ करता था, अतः भारत के मुसलमानों को तुर्की के साथ किया जाने वाला दुर्व्यवहार पसंद नहीं आया। भारतीय मुसलमान प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किए जाने वाले वादा खिलाफी को विश्वासघात के रूप में देखते थे। अतः 1920 के प्रारंभ में भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के प्रति ब्रिटेन को अपनी नीति बदलने के लिए बाध्य करने हेतु जोरदार आंदोलन प्रारंभ किया, जिसे खिलाफत आंदोलन कहा जाता है। तो हुआ क्या था, प्रथम विश्व युद्ध जब ख़त्म हो गया तो लास्ट में तो तुर्की हार गया था। तुर्की जब हार गया तो ऑटोमन साम्राज्य, यानी कि वही उनका तुर्क में जो साम्राज्य था उसको ऑटोमन साम्राज्य कहते हैं, तो उसको विघटित यानी कि उसको तोड़ दिया गया। ठीक है, पहले तो तुर्की के सुल्तान जो थे उसको बाकी अपने क्षेत्र में मतलब कि उसका अपना सत्ता था, उसको हटा दिया, उसकी सरकार उसको वहाँ नहीं रहने दी। मित्र राष्ट्रों द्वारा नियुक्त एक मतलब कि वहाँ तय किया गया कि ऑटोमन साम्राज्य को ख़त्म कर दिया जाएगा और मतलब तोड़ दिया जाएगा, और जो पूरे तुर्की में मित्र राष्ट्रों द्वारा, मित्र राष्ट्र कौन कौन थे, ब्रिटेन, रसिया, अमेरिका, इन सब के द्वारा वहाँ पर एक उच्चायुक्त, यानी कि उच्चायुक्त मतलब क्या होता है, एक तरह से समझ लीजिए कि वहाँ पर कोई आदमी भेज दिया जाएगा उच्चायोग, और वहाँ पर वही मतलब उसके अधीन ही ऑटोमन तुर्की का शासन होगा। ठीक है, चूँकि ऑटोमन साम्राज्य का शासक तुर्की का सुल्तान इस्लामिक संसार का खलीफा हुआ करता था। अब जो ऑटोमन साम्राज्य का जो शासक था, जो जिसको कि तुर्की का सुल्तान कहते हैं, वह वहाँ पर खलीफा बैठता था, और खलीफा जो होता था पूरे इस जो मुस्लिम लोग जो हैं उनका एक मतलब कि उनका खलीफा होता था। ठीक है, मतलब उनका हेड होता था, सब लोग उसकी बात मानते थे। भारत के मुसलमानों को तुर्की के साथ किया जाने वाला जो व्यवहार था कि तुर्की के साथ इतना बुरा जो व्यवहार कर रहे हो कि ऑटोमन साम्राज्य को तुम विघटित कर दिए, तोड़ दिए, वहाँ पर एक उच्चायोग मतलब रख दोगे और वही वहाँ का पूरा राजपाट संभालेगा, तो इस तरह का जो दुर्व्यवहार था यह पसंद नहीं आया। भारतीय मुसलमान प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किया जाने वाला वादा खिलाफी को विश्वासघात के रूप में देखते थे, और प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय मुसलमानों के साथ भी मतलब कि बहुत विश्वासघात किया गया था। तो मतलब जो भी वादा किया गया वह पूरा नहीं किया गया, तो उसको एक विश्वासघात के रूप में देखते थे। और इस तरीके से वहाँ के भारत के जो मुसलमान लोग थे उन्होंने खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया कि यह जो आप तुर्की के साथ जो आप व्यवहार कर रहे हैं उसको बदलिए, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, और इसी के खिलाफ खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था। खलीफा को हटाया नहीं जाना चाहिए, खलीफा किसी के अंडर काम नहीं करेगा, मतलब वो चाहता था कि मित्र राष्ट्रों का कोई एक आदमी वहाँ पर जाए, उच्चायोग जिसको कहेंगे, और वही वहाँ का सब कुछ देखेगा, उसी के अंडर रहकर ऑटोमन साम्राज्य चलाया जाएगा। महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन दिसंबर 1919 में समर्थन पाकर यह आंदोलन काफ़ी सख्त हो गया। तो अमृतसर अधिवेशन जो हुआ 1919 में, दिसंबर 1919 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है हर साल, आपको पता है। तो 1919 में, दिसंबर 1919 में क्या हुआ कि अमृतसर अधिवेशन हुआ, उसमें इस आंदोलन ने काफ़ी समर्थन पाया कि हाँ ठीक है, सही किया जा रहा, तो उसके बाद और भी ज़्यादा सशक्त हो गया। नवंबर 1919 में महात्मा गांधी अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष बन चुके थे। तो महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन में अध्यक्ष बन चुके थे। इसे गांधी जी ने भी हिंदू मुस्लिम एकता के महान अवसर के रूप में देखा। तो गांधी जी ने इसको खिलाफत आंदोलन को, वैसे तो गांधी जी मतलब उन्होंने सोचा कि हम हिंदू हैं और हम अगर मुस्लिम का साथ देंगे तो हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में इसको जाना जाएगा। खिलाफत आंदोलनकारियों ने 3 सूत्री मांग पत्र तैयार किया। तुर्की के सुल्तान खलीफा को पर्याप्त लौकिक अधिकार प्रदान किया जाए ताकि वह इस्लाम की रक्षा कर सके। तो खिलाफत आंदोलनकारी जो थे जितने भी, उन्होंने तीन मांग तैयार किया था, 3
मांग सामने रखा था ब्रिटिशर्स के सामने कि पहले तो सुल्तान का जो खलीफा है उसको जितना भी अधिकार है उसको दिया जाए ताकि इस्लाम की रक्षा हो सके। ठीक है। अरब प्रदेश को मुस्लिम शासक के अधीन किया जाए। अरब प्रदेश, पूरा जो अरब प्रदेश है, यानी कि जो आप लोग देखते हैं अरब प्रदेश किसको कहते हैं, जो उस तरह वहाँ का जो एरिया जितना भी है उसको पूरा खलीफा के शासन के अधीन कर दिया जाए। खलीफा को मुसलमानों के पवित्र स्थलों का संरक्षक बनाया जाए। मुसलमानों का जितना भी पवित्र स्थल है उनका संरक्षक किसको बनाया जाए? खलीफा को बनाया जाए। 17 अक्टूबर 1919 को पूरे भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया। तो खिलाफत दिवस कब मनाया गया ये याद रखने वाला बात है, 17 अक्टूबर 1919 को। ठीक है, आ जाते हैं नीचे। इस बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी की प्रेरणा से अन्यायपूर्ण कार्यों के विरोध में 2 प्रस्ताव पारित कर असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। उसके बाद क्या हुआ, जब खिलाफत आंदोलन चल ही रहा था उसके बाद कुछ दिन बाद असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। अगस्त में वैसे शुरू किया गया था, पर यहाँ पर सितंबर 1920 में गांधी जी की प्रेरणा। ठीक है, अब 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। पहला उसका खिलाफत मुद्दे पर ब्रिटिश सरकार का दृष्टिकोण एवं दूसरा क्या था, पंजाब में निर्दोष लोगों की हत्या करने वाले बर्बर पदाधिकारियों को दंडित करने में सरकार की विफलता। इन्हीं 2 मुद्दों पर विशेष रूप से इस अधिवेशन में चर्चा की गई। दिसंबर 1920 में कांग्रेस ने नागपुर अधिवेशन में कलकत्ता अधिवेशन के प्रस्ताव की पुष्टि की गई तथा स्वशासन की जगह पर स्वराज का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया। इस अधिवेशन में कई रचनात्मक कार्यक्रम तैयार किए गए जिससे कांग्रेस के लक्ष्य प्राप्ति को बल मिला। तो यह जो खिलाफत आंदोलन हो रहा था, खिलाफत का दृष्टिकोण को सामने रखते हुए और पंजाब में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, इन्हीं दोनों को ध्यान में रखते हुए या इन्हीं दोनों मुद्दों पर जो मतलब विफलता जो मिली सरकार को, भारतीयों को, कि ना तो उसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ उसमें किसी को बहुत सज़ा हो पाया जितना सज़ा होना चाहिए था, जितना सज़ा हुआ ही नहीं, बल्कि वहाँ जाने के बाद अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ और इनाम ही मिला था। तो उस चक्कर में उससे भी लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब भारतीय लोगों को दुख था कि किसी को दंडित नहीं किया गया। दूसरा ये जो खिलाफत का मुद्दा था उस पर भी कोई ब्रिटिश सरकार का कुछ भी सही दृष्टिकोण नहीं था। तो इन दोनों का एक जवाब के तौर पर मतलब जवाब तो नहीं बोलेंगे, रिएक्शन के तौर पर कौन सा आंदोलन चलाया गया? असहयोग आंदोलन चलाया गया कि इन दोनों से परेशान होकर जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत का जो मुद्दा था, खिलाफत आंदोलन, दोनों का एक रिप्लाई के रूप में कि ठीक है भाई आप लोग नहीं मान रहे कोई बात, इसलिए हम लोग कौन सा असहयोग आंदोलन चलाएंगे। दिसंबर 1920 के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में यह प्रस्ताव जो था असहयोग आंदोलन का कि हाँ ठीक है, असहयोग आंदोलन को स्वीकार कर लिया गया था नागपुर अधिवेशन में। कलकत्ता अधिवेशन के प्रस्ताव की पुष्टि की गई तथा स्वशासन की जगह पर स्वराज का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया। तो नागपुर अधिवेशन में यह तय किया गया कि स्वशासन की जगह पर अब स्वराज का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया। इसी अधिवेशन में कई रचनात्मक कार्यक्रम तैयार किए गए जिससे कांग्रेस के लक्ष्य प्राप्ति को बल मिला। अब आ जाते हैं असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर 22 तक चला। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया प्रथम जन आंदोलन था। इस जन आंदोलन के मुख्यतः 3 कारण थे। ठीक है, असहयोग आंदोलन 3 कारणों की वजह से चलाया गया। चलिए, पहला कारण क्या था? खिलाफत का मुद्दा, या तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं। और पंजाब में सरकार की बर्बर कार्रवाइयों के विरुद्ध न्याय प्राप्त करना और अंततः स्वराज की प्राप्ति करना। तो 3 मुद्दा क्या था? खिलाफत का मुद्दा, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ मुद्दा कि भाई उसमें जो लोग ने भी अन्याय किया है उसके साथ उसको दंड दिया जाए। तीसरा मुद्दा था स्वराज की प्राप्ति। ठीक है, इस आंदोलन में 2 तरह के कार्यक्रम को अपनाया गया। प्रथम, अंग्रेजी सरकार को कमजोर करने एवं नैतिक रूप से पराजित करने के लिए विध्वंसात्मक कार्य, जिसके अंतर्गत उपाधियों एवं
अवैतनिक पदों का त्याग करना, सरकारी तथा गैर सरकारी समारोह का बहिष्कार करना, सरकारी स्कूल एवं कॉलेजों का बहिष्कार करना, विधान परिषद के चुनावों का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के साथ साथ मेसोपोटामिया में नौकरी से इनकार करना शामिल था। तो अब इसमें दो तरह का काम था। पहला काम तो यह था, मतलब इस आंदोलन में दो तरह का काम किया जाना था। पहला मतलब यह जो हम लोग देखेंगे इसमें कौन कौन सा काम है। पहला काम उसमें यह था कि जितना भी अंग्रेजी सरकार को कमज़ोर करने का जो तरीका हो सकता है उसके लिए हम लोग विध्वंसात्मक काम करेंगे, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या क्या था, जितना भी उपाधि है, अवैतनिक पद है, उन सब चीज़ों को त्याग करना, सरकारी और गैर सरकारी जितना भी समारोह हो रहा है उन सब को बहिष्कार करना, वहाँ पर नहीं जाना, ठीक है। सरकारी स्कूलों में नहीं जाना, कॉलेजों में नहीं जाना, ठीक है। विधान परिषद के चुनाव में को बहिष्कार करना, यानी कि विधान परिषद का जो चुनाव होता है उसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, विदेशी वस्तु जितना भी है उन सबको बहिष्कार करना, मेसोपोटामिया में नौकरी से इनकार करना शामिल था, ठीक है। द्वितीय, रचनात्मक कार्यों के, अब यह तो था कि एक आंदोलन के तरह, मतलब दो काम था। पहला काम हम लोग देख लें कि क्या क्या करना था। दूसरा काम क्या था, रचनात्मक कार्यों के अंतर्गत न्यायालय के स्थान पर पंचों का फैसला मानना। तो रचनात्मक कार्य में क्या था कि अब हम लोग न्यायालय नहीं जाएंगे और न्यायालय का जो मतलब कि न्यायालय के स्थान पर हम लोग पंच, जो हमारे यहाँ पर होते हैं सरपंच पंच, आप जानते होंगे, मतलब कि गांव में देखे होंगे, तो उनका फैसला मानना। राष्ट्रीय विद्यालयों एवं कॉलेज की स्थापना, ताकि सरकारी स्कूलों कॉलेजों का बहिष्कार करने वाले विद्यार्थी की पढ़ाई जारी रह सके। तो अब आप लोग पहले वाले काम में देख चुके थे कि जितना भी सरकारी कॉलेज है और विद्यालय उन सबको बहिष्कार करना है, तो उसके जगह पर नया कॉलेज खोलना, ठीक है, ताकि विद्यार्थियों का पढ़ाई जारी रह सके। स्वदेशी को अपनाना, यानी कि जब हम लोग विदेशी वस्तुओं को इनकार कर रहे हैं, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर रहे हैं, तो स्वदेशी चीज़ों को अपनाना। चरखा खादी को लोकप्रिय बनाना। तिलक स्वराज कोष, 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करना। एक तिलक स्वराज कोष बनाया गया था, ठीक है, तो उसमें 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करना था फंड के तौर पर, ठीक है। 20 लाख चरखों का संपूर्ण भारत में वितरण करना शामिल था। तो इसमें क्या क्या चीज़ था, तिलक स्वराज कोष यह बनाया गया था 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करने के लिए, और 20 लाख चरखों को पूरे भारत में वितरित किया गया था। आंदोलन का आरंभ, अब आंदोलन का आरंभ देखते हैं। महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1 जनवरी सन 1921 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई, ठीक है। कब शुरू हुआ 1 जनवरी 1921 में, ठीक है। संपूर्ण भारत में असहयोग आंदोलन को अभूतपूर्व सफलता मिली। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार एवं छात्रों द्वारा सरकारी स्कूलों कॉलेजों का बहिष्कार जारी रहा। आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय विद्यालयों, जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय और काशी विद्यापीठ जैसे शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की गई। तो यह जो सरकारी स्कूल कॉलेज का बहिष्कार किया गया था, उसके जगह पर कौन कौन सा कॉलेज खोला गया। आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय विद्यालय, जो और कुछ राष्ट्रीय विद्यालय खोला गया। जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय, ये एक खोला गया। काशी विद्यापीठ जैसे शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की गई। तो ये सब याद रख लीजिएगा कि कौन कौन सा कॉलेज स्कूल खोला गया था। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जैसे बड़े बड़े बैरिस्टरों ने अपनी चलती वकालत को छोड़ आंदोलन में नेतृत्व प्रदान किया। तो मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास जो कि बैरिस्टर थे और उन लोगों का मतलब वकालत चल रहा था, उन सबको छोड़ के और असहयोग आंदोलन का साथ दिए। प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत 17 नवंबर 1921 को मुंबई में राष्ट्रव्यापी हड़ताल के साथ किया गया। तो प्रिंस ऑफ वेल्स आपको पता है कि बीच बीच में आया करते थे वहाँ से राजा रानी, ठीक है। जैसे 1911 में भी आया था जॉर्ज पंचम एवं मैरी, उसके पहले महारानी विक्टोरिया आई हुई थी। तो 1921 में 17 नवंबर 1921 में जब मुंबई में देशव्यापी हड़ताल के साथ प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत किया गया। सरकार ने आंदोलन को गैर कानूनी करार देते हुए लगभग 30,000 आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के विरोध में गांधी जी ने सरकार को सविनय अवज्ञा आंदोलन की धमकी दी। तो 30,000 आंदोलनकारी जो थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था कि यह आंदोलन जो है गैर कानूनी आंदोलन है, और 30,000 आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके विरोध में गांधी जी ने क्या कहा, गांधी जी ने कहा कि हम सविनय अवज्ञा आंदोलन चला देंगे, मतलब यह धमकी दी है। लेकिन इसी बीच सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का धमकी दिया गया था, लेकिन इसी बीच
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा में राजनीतिक जुलूस पर पुलिस द्वारा फायरिंग के विरोध में भीड़ ने थाने पर हमला करके 5 फरवरी 1922 ईस्वी को 22 पुलिसकर्मियों की जान ले ली थी। तो अभी गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का तो धमकी ही दिया था। इसी बीच क्या हुआ, उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जिला जो है वहाँ पर चौरी चौरा कांड हो गया। चौरी चौरा कांड के बारे में आप लोग जानते होंगे कि भीड़ था, वहाँ पर आंदोलनकारियों का भीड़ था, उस पर पुलिस ने फायरिंग कर दी। ठीक है, उसी गुस्से में आके जो भीड़ था वह थाने पे फायरिंग कर दिया, थाने पे हमला कर दिया। 5 फरवरी 1922 को मतलब आग लगा दिया था, फायरिंग नहीं किया था, पूरे थाने पे आग लगा दिया था। तो इसमें जो 22 पुलिसकर्मी जो थे उनका जान ले लिया गया। गांधी जी समझ गए कि जितना अभी तक व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए तैयार नहीं है, गांधी जी समझ गए कि जनता अभी व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए तैयार नहीं है। तो वह धमकी तो दिए थे सरकार को कि सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएंगे, लेकिन गांधी जी इस कांड के बाद समझ गए कि जो जनता है वह भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए सब लोग तैयार नहीं है। फलतः 12 फरवरी 1922 को गांधी जी के निर्णय अनुसार आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। तो आंदोलन को 12 फरवरी को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि 5 फरवरी को चौरी चौरा कांड हुआ और 12 फरवरी को समाप्त कर दिया गया। गांधी जी को ब्रिटिश सरकार द्वारा मार्च 1922 में गिरफ्तार करके 6 वर्षों के लिए कारावास की सज़ा दे दी गई। तो उसके बाद मार्च में क्या हुआ कि उनको 12 फरवरी को हुआ, गांधी जी ने स्थगित किया आंदोलन को, और मार्च में उनको क्या किया, गिरफ्तार कर दिया गया। गिरफ्तार करके 6 वर्षों के लिए जेल में डाल दिया गया। ठीक है, असहयोग आंदोलन के अचानक स्थगित करने और गांधी जी की गिरफ्तारी के फलस्वरूप खिलाफत के मुद्दे का भी अंत हो गया। अब जो मुद्दा उससे जुड़ा हुआ था असहयोग आंदोलन से, वो सब उन सभी मुद्दों का अंत हो गया, क्योंकि असहयोग आंदोलन ही समाप्त हो गया। हिंदू मुस्लिम एकता भंग हो गई तथा संपूर्ण भारत में सांप्रदायिकता का बोलबाला हो गया। अब इससे क्या हुआ, जब खिलाफत का मुद्दा भी अंत हो गया, तो उससे क्या हुआ, हिंदू मुस्लिम का जो एकता था वह ख़त्म हो गया, सांप्रदायिकता चलने लगी, यानी कि सबको मेरा धर्म इस तरह से सबको लड़ना शुरू कर दिए। न ही स्वराज की प्राप्ति हुई, स्वराज भी नहीं मिला, न ही पंजाब के अन्यायों का निवारण हो सका। यानी जो मुद्दा था, जिस मुद्दे के कारण असहयोग आंदोलन शुरू किया था, कोई भी पूरा नहीं हुआ। न तो खिलाफत के मुद्दे पर कुछ हो सका, न तो जलियांवाला बाग हत्याकांड पे, न ही स्वराज मिल सका। लेकिन इन असफलताओं के बावजूद इस आंदोलन ने महान उपलब्धि हासिल की। कांग्रेस एवं गांधी में संपूर्ण भारतीय जनता का विश्वास जागृत हुआ। तो कांग्रेस पे और गांधी जी पे सबका विश्वास जागृत हुआ, या थोड़ा बहुत उससे फ़ायदा रहा। समूचा देश पहली बार एक साथ आंदोलित हो उठा था, क्योंकि हिंदू मुस्लिम इसमें सब लोग शामिल थे, तो पूरा देश आंदोलित हो उठा था। पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने वाली भाषा के रूप में हिंदी को मान्यता मिली और चरखा एवं करघा को भी बढ़ावा मिला। तो हिंदी भाषा को मान्यता मिली, चरखा और करघा को बढ़ावा मिला। तो कुछ इसकी सफलता रही, मेन जो सफलता मिलना था वो सब तो नहीं मिला। आगे देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। अब हम लोग जानते हैं ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ। ब्रिटिश औपनिवेशिक, ये थोड़ा सा लगता है लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा ये, तो अब हम लोग एंड करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। हाँ, आज हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, आज हम लोग 3 चीज़ पढ़े। पहला तो रॉलेट एक्ट, ठीक है, इसी के साथ साथ जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ठीक है, असहयोग आंदोलन तक हम लोग पढ़ चुके हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।